Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you to Deformation Part 3. Deformation of Solids Part 3. Okay, so this is going to be the third and final part of the chapter Deformation of Solids. इसके अंदर हम अपने चैप्टर का कंटेंट कवर अप करेंगे और फिर मेरी कोशिश ये होगी कि इसका जो पार्ट 4 होगा इसी चैप्टर का, उसमें मैं कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूं. सो स्टे ट्यून्ड. अगर आपने पिछले पार्ट्स मिस किए हैं तो आई सजेस्ट यू गो बैक एंड watch the first two parts first before moving on to this third part. पार्ट 3 ये सिर्फ इस चैप्टर के सिलेबस कंटेंट की कंक्लूजन होगा. थोड़ा सा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद शायद एक आध कॉन्सेप्ट जो मेरे जहन में है वो रह गया जो मैं आपको फिर वो बताना चाहता हूँ. तो पार्ट 3 में सबसे पहले वी स्टार्ट ऑफ बाय अ क्विक समरी. हमने अभी तक कौन कौन से फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, मैं आपको एक क्विक रिव्यू उसका दे देता हूँ. सबसे पहले हमने देखा है Hooke's law, F equals to KE. F equals to KE, जिसमें K is called the spring constant. E is the extension. अब एक्सटेंशन कैसे निकाली जाती है, हमें से किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ. एक्सटेंडेड लेंथ माइनस द ओरिजिनल लेंथ, जिसमें ओरिजिनल लेंथ और एक्सटेंडेड लेंथ दोनों सेंटीमीटर्स में या फिर मीटर्स में होनी चाहिए, तो हमारे पास एक्सटेंशन 20 सेंटीमीटर्स में आएगा. ओके फिर उसके बाद हमने नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो और देखे हैं वो है स्ट्रेस. Stress is defined as force acting through the cross-sectional area of a wire or of a string or whatever. Number 4 हमने देखा है strain. Strain होता है extension divided by the original length. ऑल राइट. फिर इसके बाद नंबर 5 जो मेरे जहन में आ रहा है वो है यंग्स मॉडुलस. मेरे टीचर ये वाला सिंबल यूज करते थे, इसलिए मैंने गलती से ये सिंबल लिख दिया. कैम्ब्रिज में कैपिटल ई इस्तेमाल होता है यंग्स मॉडुलस के लिए. यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. इसमें हम स्ट्रेस की जगह पर उसका फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया अगर डाल दें और स्ट्रेन की जगह उसका फॉर्मूला एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ अगर हम डाल दें, तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बनता है एफ एल नॉट डिवाइडेड बाय ई इंटू ए. इसमें एफ इज द अप्लाइड फोर्स, L is the original length of a string, E is the extension created, A is the cross-sectional area. और ये कैपिटल E यहाँ पर यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है. अब यंग्स मॉडुलस एक तरह का ऐसा कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है और ये मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताता है. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल होता है उसका यंग्स मॉडुलस उतना ही ज्यादा होता है. नंबर 7 मैंने आपको फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स के बारे में बताया है. फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स और फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ यूजुअली सिर्फ लीनियर एक स्ट्रेट लाइन तक ही हमसे पूछे जाते हैं यूजुअली. इसका जो ग्रेडियंट होगा, द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इसके नीचे का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है दैट रिप्रेजेंट्स, बाय एरिया अंडर द ग्राफ आई मीन दिस एरिया रिप्रेजेंट्स the work done or strain energy. जिस स्प्रिंग को या केबल को या रोप को या वायर को हमने फोर्स लगाकर एक्सटेंड किया है, फोर्स लगाने से वो स्प्रिंग के ऊपर या वायर के ऊपर वर्क डन होता जाता है. क्योंकि जी फोर्स की वजह से एक डिस्टेंस ट्रेवल हो तो फिजिकल क्वांटिटी वर्क जनरेट होती है, तो वो वर्क उस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्ट्रेन एनर्जी की सूरत में सेव होती जाती है. फिर नंबर 8 पे मैंने आपको ये बात बताई है कि कभी कभी एक ग्राफ हमारे पास गिवन होता है जिसमें यहाँ होता है स्ट्रेस और यहाँ पर होता है स्ट्रेन. तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ है वो भी बिल्कुल फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जैसा ही होता है, लेकिन इस ग्राफ का ग्रेडियंट है यंग्स मॉडुलस के बराबर, और इस ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. स्ट्रेन एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जिस मटेरियल के अंदर स्टोर होने वाली स्ट्रेन एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, उसी मटेरियल की वॉल्यूम से अगर हम एनर्जी को डिवाइड कर देंगे तो फिर इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। अगर आप ये बातें डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इसके पार्ट 2 को आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ जो कि अब आपके सिलेबस में रेलिवेंट नहीं है, पहले हुआ करती थी। अगर आप दूसरी कुछ वीडियोस देखेंगे या नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपके लिए यहाँ पर एक दफा क्विकली बातें बता देता हूँ। अब नाउ दे आर नॉट वेरी रेलिवेंट एनीमोर, लेकिन पास्ट पेपर से इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मटेरियल्स की दो टाइप्स, तीन टाइप्स होती हैं, नॉट दो, तीन टाइप्स। पहली है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरी है अमोर्फस सॉलिड्स, और तीसरी है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। ये वो अल्फाज हैं जो कि आपको पास पेपर्स में कॉमनली मिल जाएंगे, लेकिन अब ये चीजें हमारे सिलेबस में रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट नहीं है फिर भी थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने आगे जाके एफएससी प्रिपेयर करनी है, फिर आपने एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स देने हैं, तो वहां पर ये चीजें आपके लिए शायद काम आ जाए। इसलिए थोड़ी सी फॉर 5-10 मिनट्स आई विल टेक फ्रॉम दिस वीडियो एंड एक्सप्लेन दीज थिंग्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप कोई सा भी मेटल ले लें, वो जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं। ऑफ कोर्स इफ यू टॉक अबाउट मरकरी तो जाहिर है वो सॉलिड नहीं है, इसलिए वो यहाँ कैटेगराइज नहीं हो सकता। अमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, जैसे कि वाटर में होती है। अब हाँ, आप कहेंगे सर वाटर तो एक तरह का लिक्विड है, फिर आप उसे सॉलिड क्यों कह रहे हैं? अगर आप वाटर को फ्रीज कर दें, फ्रोजन वाटर यानी कि आइस, या फिर इसके अलावा एक और बड़ी कॉमन एग्जांपल है, वो है ग्लास। ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड, इट्स ऑफन कॉल्ड अ फ्रोजन लिक्विड एज वेल, क्योंकि जैसे लिक्विड में एटम्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, उसी तरह ग्लास के अंदर भी एटम्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। तीसरा है पॉलीमेरिक सॉलिड्स, इसमें लॉन्ग चेन्स ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर्स पढ़े होंगे, तो पॉलीमेरिक सॉलिड्स वही होते हैं जी। इनकी कॉमन एग्जांपल है एक रबर। ऑलराइट, तो तीन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस और पॉलीमेरिक सॉलिड्स। इनके फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आपके लिए बना रहा हूँ रफली। इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन एंड देन इट स्टार्ट्स टू कर्व। जनरली हमने अभी तक अपने चैप्टर के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी मेटल वायर्स की बात की है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। फिर जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ अगर बनाएंगे तो उनके अंदर कोई परमानेंट डीफॉर्मेशन नहीं होती। यहां से लेके यहां तक आपको याद पड़ता है ये इलास्टिक डीफॉर्मेशन होती, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर इलास्टिक डीफॉर्मेशन नहीं होती है, उनमें सिर्फ थोड़ा सा बहुत कम। इसलिए मैं इसको इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अमॉर्फस सॉलिड्स बहुत थोड़ी सी एक्सटेंशन हमें शो करते हैं, फिर उसके बाद वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। फ्रैक्चर का मतलब है वो टूट जाते हैं, फिर वहां से आगे का उनका ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। जबकि पॉलीमेरिक सॉलिड जो होते हैं, जैसे कि रबर है, आपको पता है रबर तो टूटती तो बड़ी मुश्किल से है। रबर के लिए फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, वो किसी भी तरफ कर्व हो सकता है, ऐसे भी कर्व हो सकता है। दैट मींस फोर्स एंड एक्सटेंशन रबर के अंदर कहीं पर भी किसी भी फोर्स की वैल्यू पर, किसी भी एक्सटेंशन की वैल्यू पर आपके लिए लीनियर बिहेवियर शो नहीं करते। कर भी सकते हैं लेकिन दैट्स नॉट अ रूल। जैसे मेटल्स के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए हमेशा ऐसा ही ग्राफ बनेगा, फोर्स और एक्सटेंशन एक दूसरे के साथ लीनियरली वेरी करेंगे, फिर उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। जबकि पॉलीमेरिक सॉलिड्स में ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। ऑलराइट, तो ये तो थे जी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड्स।
If you have a question, please let me know. All clear, sir. That is it. That is good. चलो आगे चलते हैं। अब ये जो बात अगली मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी आपके सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आपको ऑफन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा आई विल डेडिकेट सम टाइम टू दिस, एंड दैट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स। जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसी तरह स्प्रिंग्स के भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। तो दो कॉम्बिनेशंस जो स्प्रिंग्स के बन सकते हैं वो है, एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है ऑफ कोर्स, ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसा कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर होता है, जो कंपोनेंट्स हैं वो एक के बाद एक लगे होते हैं, इसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में भी ऐसे ही होगा। ये एक रिजिड सरफेस दिखा रहा हूँ, जैसे कोई छत हो सकती है, कोई भी रिजिड सरफेस हो सकती है, इसके साथ मैंने ये एक स्प्रिंग अटैच किया है, और इस स्प्रिंग के एक एंड के साथ एक दूसरा स्प्रिंग अटैच कर दिया जाए, तो ये एक सादा सा सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। जबकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया जाए, इसके लिए ये रिजिड सरफेस के साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और उसके साथ ही साइड बाय साइड एक और स्प्रिंग अटैच कर दिया जाए। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके साथ ये मैंने एक प्लेटफॉर्म अटैच किया है जो दोनों स्प्रिंग्स को आपस में जोड़ मतलब इस सरफेस के साथ जोड़े रखता है। नाउ इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, द फोर्स इज एक्टिंग थ्रू बोथ द स्प्रिंग्स। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4, जहां फोर्स डेंसिटी एंड प्रेशर की बात की गई थी, वहां लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स की बात आपके साथ की गई है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स कहते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो बेसिकली ये जो दोनों स्प्रिंग्स मैंने यहाँ बनाकर दिखाए हैं, ये है स्प्रिंग 1 और ये है स्प्रिंग 2। both these springs they lie in the same line of application of a force। जबकि अगर मैं वही फोर्स, जितनी फोर्स पीछे लगाई थी, वही फोर्स अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं, तो ये दोनों स्प्रिंग्स इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते। ये इन दोनों के अंदर फर्क है एक तरह का। ध्यान से देखिएगा, इन दिस केस बोथ स्प्रिंग्स 1 and 2 experience the force F, experience the force F। That means अगर आप ये स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 का वेट इग्नोर कर दें, तो लेट्स से आपने अगर यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगाई है, तो ये 10 न्यूटन फोर्स स्प्रिंग 2 में भी आएगी, स्प्रिंग 1 में भी एक्सपीरियंस की जाएगी। जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अगर आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो उसमें से फोर्स विल गेट शेयर्ड अमंग्स द टू स्प्रिंग्स। अगर तीसरा स्प्रिंग लगा होता, तो उस फोर्स के फिर 3 हिस्से हो जाते। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट के 3 हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे, इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी फोर्स जो अप्लाई की जाती है, उसके उतने हिस्से होते चले जाते हैं जितने के आपने स्प्रिंग्स अटैच किए हैं। अब वो जो फोर्स हमने अप्लाई की है, वो कौन से स्प्रिंग को कम मिलेगी, कौन से स्प्रिंग को ज्यादा मिलेगी, ये डिटरमिन करने के लिए हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का पता होना जरूरी है। हमारे सिलेबस में जनरली इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का एक जितना ही रखा जाता है, सिर्फ तभी उन्हें पैरेलल में अटैच किया जाता है। सीरीज में भी फॉर द टाइम बीइंग मैं इधर इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को के कह लेता हूं, इसके भी स्प्रिंग कांस्टेंट को के कह लेते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस,
जब मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, स्प्रिंग 1 को भी 10 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ी, स्प्रिंग 2 को भी 10 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ी। अब होगा क्या, स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 दोनों एक जितना ही एक्सटेंड करेंगे। जब वो एक जितना एक्सटेंड करेंगे तो दोनों स्प्रिंग्स तो एक ही रास्ते में मौजूद है ना, तो उनकी एक्सटेंशन एड अप होके पहले से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप चाहते हैं कि सेम फोर्स से ज्यादा एक्सटेंशन देखने को मिले, तो आप ऐसा करें कि दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग्स को सीरीज में अटैच कर दें। तो जितनी फोर्स आप एक अकेले स्प्रिंग पे लगाते, सीरीज में दो स्प्रिंग अटैच कर देने से उतनी ही ज्यादा एक्सटेंशन आपको मिल जाती। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन बिकम्स इजियर टू स्ट्रेच। सीरीज combination becomes easier to stretch। एक दफा रिव्यू कर देता हूँ इस बात को। दोनों स्प्रिंग्स को एक जितनी फोर्स मिलती है, एक जितनी फोर्स मिलने का मतलब है कि दोनों स्प्रिंग्स एक जितनी एक्सटेंशन शो करेंगे। एक जितनी एक्सटेंशन शो करने का मतलब यह है कि दोनों स्प्रिंग्स की एक्सटेंशन जब एड अप होंगी तो वो एड अप होके पहले से ज्यादा हो जाएंगी। जबकि पैरेलल के अंदर तो ऐसा नहीं होता। पैरेलल में मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स गेट्स शेयर्ड। तो जितनी फोर्स है, लेट्स से 10 न्यूटन यहाँ अप्लाई की थी ना, तो 10/2 न्यूटन एक स्प्रिंग को मिलेगी और 10/2 न्यूटन दूसरे स्प्रिंग को मिलेगी, यानी 5/5 न्यूटन। अब होगा क्या, दोनों स्प्रिंग्स एक जितना ही एक्सटेंड करेंगे, लेकिन एक स्प्रिंग एक साइड से एक्सटेंड कर रहा है, दूसरा स्प्रिंग दूसरी साइड से एक्सटेंड कर रहा है। तो इनकी एक्सटेंशंस को ऐड अप नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेक्टर्स या एक्सटेंशंस या लेंथ ऐड अप सिर्फ तभी होती हैं जब वो साइड साइड बाय साइड अटैच किए जाएं एक दूसरे से। इन दिस केस force gets shared force gets shared parallel combination is difficult to stretch। अब ये जो दो बातें मैंने आपको क्वालिटेटिवली समझाने की कोशिश की है, इसको जरा क्वांटिटेटिवली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैथ लेके आते हैं जरा बीच में। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जितनी टोटल फोर्स हमने लगाई है, पहले स्प्रिंग में भी उतनी ही फोर्स है, दूसरे स्प्रिंग में भी उतनी ही फोर्स है। जबकि इधर ऐसा नहीं है। जितनी टोटल फोर्स आपने अप्लाई की, पहले में जितनी फोर्स है दूसरे में जितनी फोर्स है, दोनों ऐड अप होके टोटल के बराबर होती हैं। ये बात बड़ी जरूरी है। जब दो स्प्रिंग्स एक ही लाइन में मौजूद हैं, जितनी फोर्स आपने अप्लाई की है दोनों स्प्रिंग्स के अंदर उतनी ही फोर्स एग्जिस्ट करती है। जबकि जो टोटल एक्सटेंशन इन दिस केस होती है वो E1 प्लस E2 होती है। और इस केस में दोनों स्प्रिंग्स में एक जितनी एक्सटेंशन आती है और वही टोटल एक्सटेंशन के बराबर है। देखो, अगर ये वाला स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर नीचे आता है, ये वाला स्प्रिंग भी 1 सेंटीमीटर नीचे आता है, तो ये जो प्लेटफॉर्म हमने इसके साथ अटैच किया है, ये ओवरऑल सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही नीचे आएगा ना। इसलिए जितनी टोटल एक्सटेंशन होती है उतनी ही एक्सटेंशन हर स्प्रिंग के अंदर मौजूद होती है। This is very important. We take a little break here and see if you understood all of that. Please send me a message or you can even talk to me as well. Sir, all clear. सब समझ आ रहा है। Zabardast, बहुत आला। Okay, that's great. अब यहाँ पर जरा रिकॉल करते हैं। रिकॉल एक्सटेंशन इक्वल्स टू फोर्स ओवर द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा लॉ है? जी हुक्स लॉ। बिल्कुल ठीक है, हुक्स लॉ है। उसमें सिर्फ मैंने इसको एक्सटेंशन के लिए रीअरेंज किया है, बस और कुछ भी नहीं किया। ET टोटल एक्सटेंशन की जगह हम लिखते हैं FT ओवर KT इक्वल्स टू E1 की जगह लिखते हैं F1, दैट मींस द फोर्स इन द फर्स्ट स्प्रिंग,
डिवाइडेड बाय K1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय K2। अब जरा रिकॉल कर लें कि Ft टोटल फोर्स F1 F2 तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। दैट मीन्स ये F1 ये F2 ये दोनों Ft के बराबर हैं। तो मैं अपने अगले स्टेप में कुछ ऐसे करता हूं कि Ft एज इट इज रहने देता हूं, Kt एज इट इज रहने देता हूं, F1 की जगह मैं डाल देता हूं Ft और F2 की जगह भी मैं डाल देता हूं Ft। बाकी सब कुछ मैं एज इट इज लिख देता हूं। यहां से ये Ft और ये Ft कॉमन लेके मैं बाहर लिख सकता हूं। Ft इक्वल्स Ft ओवर Kt इक्वल्स टू Ft कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/K1 प्लस 1/K2। यहाँ से ये Ft और ये Ft कैंसिल आउट हो जाता है। तो फिर हमारे पास यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का तरीका आ जाता है। तो जब स्प्रिंग दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग सीरीज में अटैच होते हैं तो उनका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है, बिकॉज एज रेसिप्रोकल्स ऑफ K1 and K2 are added. This means when the equation is solved for Kt, Kt will be smaller than K1 and K2। आपको याद पड़ता होगा जैसे पैरेलल सर्किट के लिए होता है ना, जब पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था। ओ लेवल में देखा आपने, पैरेलल के अंदर जब हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग लगाते जाते हैं, सॉरी पैरेलल के अंदर जब हम ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाते जाते हैं तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कम होती जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब 2 3 4 10 50 जितने भी स्प्रिंग्स आप चाहें वो आप सीरीज में लगाएं तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स का रेसिप्रोकल ऐड होता जाएगा। 1/K3 प्लस 1/K4 रेसिप्रोकल ऐड होने की वजह से जब इवेंचुअली आप KT सॉल्व करेंगे ना, ये हमेशा रिड्यूस होता जाएगा, ऑलवेज स्मॉलर। ये मैथमेटिकल प्रूफ है जो आप पहले भी देख चुके हैं। आपने देखा है कि पैरेलल में रेजिस्टर लगाने से आंसर छोटा आता है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता तो आप K1 और K2 की जगह पे कोई वैल्यू डाल के KT के लिए सॉल्व करके देख लें, आंसर हमेशा छोटा आएगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखा दूं। अभी तक के लिए मुझे बताएं क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? Yes, sir. ऑलराइट, दैट इज ग्रेट। चलें अब इसी तरह से एक फॉर्मूला हम बना के देखते हैं फॉर parallel combination as well. Now from here I will be using the equation of forces, क्योंकि जब दो चीजें ऐड होके किसी टोटल फोर्स के बराबर आ रही हैं तो वो वाली इक्वेशन हमें यूज करनी है। मैंने यहाँ एक्सटेंशन वाली इक्वेशन को यूज किया था क्योंकि उसमें एक्सटेंशन ऐड अप होके बड़ी हो रही थी। इसी तरह यहाँ फोर्स वाली इक्वेशन को यूज किया जाएगा। एफ टी की जगह पर मैं लिख देता हूँ के टी इंटू ई टी। ये मैंने हुक्स लॉ यूज किया है। F1 की जगह K1 E1 प्लस F2 की जगह K2 E2। फिर आप देखें पैरेलल में जो एक्सटेंशंस हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो E1 की जगह भी मैं ET लगा दूंगा, E2 की जगह भी मैं ET लगा दूंगा। वो इसलिए क्योंकि जब दोनों एक जैसे स्प्रिंग लगाए हों तो जो फोर्स हमने अप्लाई की होती है वो आधी एक स्प्रिंग को मिलती है आधी दूसरे स्प्रिंग को मिलती है। क्योंकि स्प्रिंग्स भी आइडेंटिकल हैं तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने कहा कि दोनों की एक्सटेंशन भी एक जितनी ही होती है। स्प्रिंग एक जितने हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट एक जितना है, फोर्स एक जितनी है, तो जाहिर सी बात है एक्सटेंशन भी एक जैसी होगी। अब यहाँ से E1 और E2 को हम कॉमन, E1 और E2 की जगह पर ET डालते हैं फिर इसको कॉमन ले लेंगे।
तो ई टी कॉमन लिया मैंने और अंदर रह जाएगा K1 प्लस इक्वल्स टू KT इंटू ई टी। ओके, वेरी सिंपल। ई टी और ई टी कैंसल आउट होता है, आगे हमारे पास बचता है KT इक्वल्स टू K1 प्लस K2। That is the equation for combined spring constant of a parallel circuit. अब इसके लिए एक जरूरी बात ये बताता हूं आपको। अब देखें, K1 and K2 when added will always give KT which will be greater than K1 and K2। आप नोटिस करें, ये कोई से भी दो नंबर आप सोचें वो ऐड अप करेंगे ना, तो फाइनल आंसर जो भी आएगा वो हमेशा दोनों के आंसर से बड़ा होगा, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू से बड़ा होगा। दैट इज व्हाई एज KT is always larger, so joining springs in parallel makes them harder to stretch। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने शायद वो देखा होगा, वो जो आपके फोर आर्म्स की ट्रेनिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, उसके अंदर वो इलास्टिक बैंड लगे होते हैं उसमें, या फिर स्प्रिंग्स लगे होते हैं। वो स्प्रिंग्स यूजुअली पैरेलल में लगाए जाते हैं ताकि उनको दोनों हाथों से जब पकड़ के खींचा जाए तो आपकी ज्यादा फोर्स उस काम में अटैच हो, अप्लाई हो, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए स्प्रिंग्स मुश्किल से स्ट्रेच होते हैं। What I'm talking about is something that looks like this। ऐसे दो हैंडल्स से होते हैं और उनके बीच में जी ऐसे करके एक स्प्रिंग लगा होता है। फिर एक हाथ से पकड़ के इसको ऐसे खींचा जाता है, दूसरे हाथ से पकड़ के इसको ऐसे खींचा जाता है। पता नहीं इसको क्या कहते हैं जी, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है ये इंस्ट्रूमेंट। तो पैरेलल में लगे हुए स्प्रिंग्स जो होते हैं ना, दे आर ऑलवेज हार्डर टू स्ट्रेच। इस बात को ना एक लॉजिकल एक एक थॉट एक्सपेरिमेंट से जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाई। दिस स्प्रिंग एक्सटेंडेड 5 सेंटीमीटर। ओके, स्प्रिंग है, 10 न्यूटन फोर्स लगाई, 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर गया। अब अगर इसके साथ ही जी मैं ऐसे करके 4 स्प्रिंग लगा दूं, चले, इस जैसे ही, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, इन सब का भी एक जितना ही है, और अब इनके ऊपर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तब आप देखें ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब वो कितनी है, 10 न्यूटन फोर्स लगाएं तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो एक पार्ट कितने का बनेगा, 2.5 न्यूटन का। दैट मीन्स जब एक ही स्प्रिंग पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई थी तो वो स्प्रिंग पूरी 10 न्यूटन फोर्स की वजह से एक्सटेंशन शो कर रहा था। अब जो हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है, दैट गेट्स इवनली शेयर्ड, वो हर स्प्रिंग को एक जितनी मिल जाती है। एक जितनी मिलने का मतलब है फिर 2.5 न्यूटन फोर्स विल बी अवेलेबल फॉर एवरी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को अब फोर्स मिल रही है 2.5, पहले एक स्प्रिंग को मिल रही थी 10। तो अब क्या होगा, अब हर स्प्रिंग पहले से बहुत कम स्ट्रेच करेगा, क्योंकि पहले 10 न्यूटन फोर्स एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करती थी, अब 10 न्यूटन फोर्स ने 4 स्प्रिंग्स को स्ट्रेच करना है, तो जाहिर है हर स्प्रिंग को उतना शेयर तो नहीं मिल सकेगा ना। इसकी मिसाल ऐसे ही है, पहले आपकी वालदा एक वक्त में 10 रोटियां बनाती थी, उनका एक ही बच्चा था, तो वो 10 रोटियां सारी एक ही बच्चे को मिल जाती थी। अब हैं जी 4 बच्चे, आपकी वालदा अभी भी 10 रोटियां बनाती है, तो हर बच्चे को सिर्फ 2.5 2.5 रोटी मिल सकती है, 2.5 न्यूटन। ठीक है जी। तो अब जाहिर है कि वो उतना ज्यादा काम तो नहीं कर पाएंगे ना, जब वो फोर्स ही डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बच्चों को पूरी पूरी रोटियां नहीं मिल रही, तो बच्चों की भूख ही नहीं पूरी होती। ओके, आपने ये देखा होगा कि अगर आप किसी सॉलिड सरफेस पर रखकर एक स्प्रिंग रखें और आप उसके ऊपर अपनी तशरीफ रख दें, तो ये स्प्रिंग तो यकीनन दब जाएगा,
लेकिन जो स्प्रिंग मैट्रिसेस होते हैं, स्प्रिंग मैट्रिसेस के अंदर इस तरह से बहुत सारे स्प्रिंग्स साइड बाय साइड लगे हुए होते हैं। तो जब आप उसके ऊपर बैठते हैं तो वो बिल्कुल दब नहीं जाता। वो इसलिए क्योंकि आपका जो फोर्स है या लोड, जो आपकी बॉडी का वेट है, दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द स्प्रिंग्स। तो फिर वो स्प्रिंग्स उतना ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं हो पाते। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब स्प्रिंग्स को हम पैरेलल में लगा देते हैं तो इट बिकम्स हार्डर टू स्ट्रेच देम, जबकि अगर स्प्रिंग्स को हम सीरीज में लगा दें तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू स्ट्रेच देम। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कि आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। सर, जो आपने फोर स्प्रिंग्स वाली एग्जांपल दिया उसके अंदर एक्सटेंशन भी फिर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी? जी एब्सोल्युटली। मैंने पहले कहा था कि अगर एक स्प्रिंग है उस पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, इट स्ट्रेच्ड 5 सेंटीमीटर। नाउ एवरी स्प्रिंग, 4 स्प्रिंग हैं, हर स्प्रिंग के अंदर 2.5 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो ऑफ कोर्स, क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, अगर मैंने फोर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 2.5 न्यूटन फोर्स अब मिल रही है, तो एक्सटेंशन भी तो पहले से 4 टाइम्स कम हो जाएगी। दैट मींस नाउ इट विल बी स्ट्रेचिंग 1.2 सेंटीमीटर्स ओनली। ठीक है वीर? ओके सर। ऑलराइट, दैट इज ग्रेट। ऑलराइट, so in my opinion this was all the content of this chapter. इसमें कुछ चीजें मैंने आपको ऐसी भी बताई जो आपके सिलेबस में नहीं लिखी हुई, जैसे ये टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आपके सिलेबस में नहीं लिखे हुए, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स आपके सिलेबस में नहीं लिखे हुए, लेकिन ये फिर भी मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 3 में बताने की कोशिश करती है। Thank you very much for joining me here tonight. I hope you found this lecture useful. You will see questions from even these irrelevant things that I have told you. इसमें से भी questions आपको मिल जाएंगे। और अपनी आज की डिस्कशन फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। That's all from my side tonight. Keep working really hard and I'm really proud of you all. मेहनत करते रहें, papers आने वाले हैं। All right. See you around in another video, inshallah. Allah Hafiz.